बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 मई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपके सामने इमरान खान का जेल से कौम के नाम पैगाम रखते हैं। ये कोई अमूमी पैगाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी हुआ। और ये ऐसा पैगाम है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो फ़ख्र करेंगी कि एक ऐसा लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसने तमाम बातें कौम के सामने हमेशा खुल कर रखी और खोल कर रखी। इस पैगाम का एक एक लफ्ज़ सोने में तोलने के बराबर है। डीजी आईएसपीआर साहब ने, आपको पता है कि एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी ही तेज़ाबी और गसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन कहा, सलामती के इदारों पर हमले करने वाले कहा और कहा कि इनसे बात कोई नहीं होगी, आपको जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर ये कहा कि इनके साथ वो सलूक करेंगे, धमकियां दी और पता नहीं क्या कुछ कह डाला। और ये मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, सलामती के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे लग रहा था कि नून लीग का भी शायद कोई सियासी वर्कर ऐसी बातें ना कर सके जो डीजी आईएसपीआर ने की। और अपने इदारे को और अपने प्रोफेशनलिज्म को इस हद तक उन्होंने नुकसान पहुंचाया कि बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो खफा भी थे, परेशान भी थे, रंजीदा भी थे कि ये हमारा इदारा कहाँ तक पहुंच गया कि अब एक सियासी जमात का बयानिया लिखा हुआ हमारा इदारा पढ़ना शुरू हो गया। बहरहाल उसमें जो इमरान खान साहब के नाम पैगामात थे उस पर इमरान खान साहब ने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन जवाब में कुछ सवालात पूछे हैं जिसका या तो अब डीजी आईएसपीआर जवाब दे और या फिर उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सवालात बड़े पर्टिनेंट पूछ लिए हैं इमरान खान ने और अब राय फरार कोई नहीं मिलेगी डीजी आईएसपीआर साहब को। इमरान खान ने अपने पैगाम में लिखा, ये गौर से आपने इसका एक एक लफ्ज़ सुनना है। अमूमी तौर पर मैं पूरा पैगाम नहीं पढ़ता होता, लेकिन ये ऐसा पैगाम है कि आपको अपनी आने वाली नस्लों को भी लोरियों की सूरत में सुनाना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी गई थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जदोजहद नहायत ताबनाक है और अपने 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदलो इंसाफ के फ़रोग को अपनी पहचान बनाया। ये तो हो गई पहले इसका जो आप ये कह लीजिए कि इसका जो तारीफ़ी कलमात होते हैं, जो आगाज़ होता है। अब ज़रा सुनिए आगे। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग मीन जो झूठा ऑपरेशन था, जो झूठ पे गड़ा हुआ तमाम का तमाम एक नाटक और ड्रामा था के ज़रिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, वो सब कुछ पहले से तयशुदा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़िक्रा है, पहले से तय किया हुआ था, प्लानिंग की हुई थी। कैसे? क्योंकि 24 घंटों के अंदर अंदर आप 13,000 लोगों को पकड़ नहीं सकते। इधर तो गाड़ी चोरी हो जाए तो पुलिस वालों को 4 दिन लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने में। आपने बाकी सारे कामों में भी देखा है कि दूसरे मुल्क के लोग उसामा बिन लादेन को आते हैं, मार के उठा के ले जाते हैं, हमें बाद में पता चलता है जब वो चले भी जाते हैं, जब वो हमारी हदूद से भी निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, तब हमें पता चलता है। यहाँ तहरीक इंसाफ के 13,000 बंदों को आनन फानन उठा लिया गया, सब पहले से प्लानिंग थी। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह से वाज़े, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबोते पर वो हकीकत को झुटला सकता है, कौम को जाहिर है झुटला सकता मतलब बेवकूफ़ बना सकता है, तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चनाचे मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए। ये वो सवालात हैं जिनके कल डीजी आईएसपीआर कह रहे थे ना कि सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना चाहिए। आइए डीजी आईएसपीआर साहब, आइए आइए, माशाल्लाह से आप सच बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इन सवालों के जवाब में। आइए और इनके सबूत भी दीजिए और जवाब भी दीजिए अगर आप देना पसंद करें। लेकिन मैं अभी से बता देता हूं कि आप देना पसंद नहीं करेंगे सर, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। अगर होते तो आप ज़रूर देते। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डंडा फेरना ही होगा और कुछ नहीं होगा आपके पास। कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मसल्ला दस्ते के ज़रिए अगवा किया गया। मैंने अपने लीडर से कभी भी आज तक, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैंने कभी उनसे डिसएग्रीमेंट नहीं किया। यहाँ थोड़ा सा करूँगा। इमरान खान साहब, ये नीम फौजी दस्ता नहीं था, ये पूरे का पूरा फौजी दस्ता था।
एसएसजी के मेजर शहरियार साहब को रेंजर की वर्दी पहनाकर आपको गिरफ्तार करने भेजा था। जाहिर है आप जेल में हैं, आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बाहर से बता रहा हूं कि यह नीम फौजी दस्ता नहीं था, यह मुकम्मल तौर पर फौजी दस्ता था सर। तो आपका सवाल जायज़ है कि यह किसके हुक्म पर किया गया था। डीजी एसपीआर साहब, ये आप बता दीजिए, आप सच बोलने को कह रहे थे, प्लीज़ बताइए कि यह किसके हुक्म पर था। यह मैं पहले भी, इमरान खान साहब का मैसेज आज आया, ये मैं आपसे पिछले वीलॉग में पूछ चुका हूं। किसके हुक्म पर मेरे तशद्दुद। अगला सवाल है, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई? जी हां डीजी एसपीआर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके अंडर नहीं आता। किसके हुक्म पर वहां से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई? और इससे पहले इमरान खान बता चुके हैं कि इससे पहले जब उन पर कातलाना हमले का प्रोग्राम बना था तो उसी हाई कोर्ट के ऊपर किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग स्नाइपर्स बनकर बैठे हुए थे, ये इमरान खान पहले ही कौम को बता चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई जिसमें सब कुछ सामने नजर आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। किसके हुक्म पर थी सर, बताएंगे आप? अगला सवाल उन्होंने कहा कि किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले 69 शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं। 25 लोगों के करीब लोगों को शहीद किया गया था सर, ये मैं खुद से इजाफा कर रहा हूं। 16 लोग तो ऐसे हैं जिनके अमेरिका में हमारे पास नाम है, लवाहकीन के नाम है, उनके साथ हमारे यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के लोग इन टच भी रहे हैं। किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ किस कानूनी कार्रवाई करने से बाज रखने के लिए इन पर दबाव डाला गया? जिनके लोगों को शहीद कर दिया गया, फिर उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। जिले शाह की एग्जाम्पल भी मौजूद है। डीजी एसपीआर साहब, आप हिसाब किताब में पढ़े हैं सर, आप तो सारी उम्र जिले शाह की शहादत का हिसाब नहीं दे सकते, बाकी चीज़ों का हिसाब आपने क्या देना है? किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई सर? ये आपने नहीं बताया। ये वाला सच इमरान खान साहब ने आपसे पूछा है। इसमें एक और इजाफा कर दूं कि कोर कमांडर लाहौर को जबरी अर्ली रिटायर किया गया, वो आपने सामने नहीं रखा। अगर वो वाकई कंप्लेसेंट थे, आपके ख्याल में मुजरिम थे, तो उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया गया, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया? और अगर वो मासूम थे तो फिर उनको जबरी रिटायर क्यों किया गया, ये भी आपने बताना था सर। अब 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, टेक्स्ट बुक पैराग्राफ है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आने वाले वक्तों में पढ़ाया जाएगा। गौर से सुनिएगा। ये 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़े मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याया खान सियासी फ्रीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद थे। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्विकली बता दूं 2 लफ्जों में। 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए थे और वो इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी कैंपेन के बाद, क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन इलेक्शन कराना नहीं चाहता था। 1.5 साल कैंपेन को टाइम दिया गया था, 1.25 साल 1.5 साल। उसके बाद आखिरकार 7 दिसंबर को 1970 को इलेक्शन हुए। और यहां इंपॉर्टेंट बात है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 23 साल बनने के बाद, पाकिस्तान बनने के 23 साल के बाद। और हिंदुस्तान ने अपने इलेक्शन 3 साल के अंदर अंदर करवा लिए थे हिंदुस्तान बनने के बाद, हमने 23 साल के बाद करवाए। बहरहाल 7 दिसंबर को जो इलेक्शन हुए उसमें मुजीबुर रहमान को मिली 162 सीटें और भुट्टो साहब को मिली 81 सीटें। उसके बाद उनको जो है वो नहीं दी गई हुकूमत और उनको बार बार कहा गया कि हुकूमत भुट्टो साहब को ही हमने देनी है। उस वक्त माजरत के साथ, मैं भुट्टो साहब का एहतराम करता हूं, बाद में उनके साथ ज्यादती हुई, वो हीरो है मेरे, क्योंकि बाद में वो लड़े, लेकिन उस वक्त वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के गमले के अंदर नवाज शरीफ की तरह परवान चढ़े थे। उस वक्त भुट्टो साहब काकड़ साहब या नवाज शरीफ वाली हालत थी उनकी जो आज इनकी है। भुट्टो साहब उस वक्त हुकूमत लेना चाहते थे, याया खान साहब उन्हीं को देना चाहते थे, ताकि असल में वन मैन शो हो सारा। भुट्टो साहब 81 सीटों के साथ एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बना दिए जाएं और सब कुछ याया खान साहब कंट्रोल करें। जो आज चौधरी निज़ामुद्दीन कर रहे हैं वही उस टाइम किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब का सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। 7 दिसंबर को इलेक्शन होता है और उसका इजलास नहीं असम्बली का बुलाया जाता और मार्च आ जाता है। आखिरकार 3 मार्च को असम्बली का इजलास बुलाया जाता है ढाका में। और याद कीजिए, जिसमें भुट्टो साहब ने कहा था कि जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। जाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर ही कहा था, उन्हीं के माँ पर कहा था। और जिसमें फिर कसूरी साहब और दूसरे लोग गए थे, महमूद कसूरी वगैरह,
और फिर उनको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया था। बहरहाल वो 3 मार्च को भी वो इजलास ना हुआ और उसको फिर 7 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। फिर वो 7 मार्च को भी ना करवाया इजलास चौधरी निज़ामुद्दीन ने, और उसको लटकाते रहे। फिर याह्या खान चले गए ढाका, ये इमरान खान साहब ने बताया, और 24 तारीख को वहाँ शेख मुजीबुर रहमान से दोबारा मुज़ाकरात करने की कोशिश की। और मुज़ाकरात क्या थे? उन्हें ज़बरदस्ती कह रहे थे कि आप जीते हैं लेकिन आपको हुकूमत नहीं देनी। जब मुज़ाकरात, क्योंकि जाहिर है कोई मुज़ाकरात तो होते हैं असूल की बात पर, पहले से तय किया हुआ था। ये इमरान खान कह रहे हैं, अब मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याह्या खान सियासी फ्री कैंप से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इमरान खान, क्योंकि अगर वो संजीदा होते तो संजीदगी क्या थी कि जिसके पास 162 सीटें हैं उसको हुकूमत दें, 81 वाले को समझाएं। आप उल्टा 162 को कह रहे हैं कि तुम्हें हुकूमत नहीं देनी, 81 वाले को देनी, तो संजीदा तो आप नहीं थे। चनाचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन जिसका नाम सर्च लाइट था वो लॉन्च कर दिया गया। और शेख मुजीबुर रहमान को भी पता था कि इन्होंने ये करना है। जैसे ही सर्च लाइट शुरू हुआ ढाका से, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये उनके मैसेज में नहीं है खान साहब के, ढाका से जैसे ही याह्या खान का जहाज उड़ा, पीछे से ये ऑपरेशन लॉन्च हो गया। जब पीछे से ऑपरेशन लॉन्च हुआ और हमारी फोर्सेस पहुंची जाके शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने, तो उसके पास वॉकी टॉकी था, उस पर उसने अपनी पार्टी को अहकामात दिए कि आप बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दें और कहें तब तक जंग जारी रखें जब तक बांग्लादेश को आज़ादी नहीं मिलती। उसके बाद उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करके शेख मुजीबुर रहमान को पहले फैसलाबाद लाया गया, इधर वाले मीन मगरबी पाकिस्तान में फैसलाबाद किसी टेक्सटाइल मिल के कहते हैं कि तहखाने में रखा गया। उसके बाद उन्हें मियाँ वाली ले जाया गया, और वो बाकी खैर किसी दिन बाद तफसील से बात करेंगे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जिस तरीके से 1971 में सब कुछ प्री प्लान था, ऑपरेशन सर्च लाइट की तैयारी, क्योंकि ऑपरेशन 24 घंटों में नहीं होते, ये पहले से तैयारी की होती। ऐसे ही 9 मई भी पहले से तैयारी की हुई थी, और इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया, फिर पूरे मुल्क से हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 24 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए इनको धमकाया गया। याद कीजिए किस तरह से मौलाना फजल रहमान और दूसरे लोगों को सरकारी गाड़ियों में उनके लोगों को बिठाकर, याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचाया गया। मरियम बीबी वहां पहुंची, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी गई, गालियां दी गई, उनके गेट को फलांगे गए, और सब कामों के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन ने मुकम्मल सपोर्ट की, और चौधरी निज़ाम कंधे से कंधा लगाकर वहां पर खड़े हुए थे उनके साथ। और जब उनको धमका लिया, और वो कमज़ोर थे, आपको पता, बंदयाल साहब, उन्होंने वो सारा मामला जिरगे के सुपुर्द कर दिया। और जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द कर दिया, जिरगे में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन जाता। मतलब काजी साहब हैंड एंड ग्लव्स थे उनके साथ, पहले से तय था सब कुछ। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने, आगे इमरान खान लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर ना सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया, बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। DGSPR साहब इस पे कोई जवाब देंगे? कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ है ये आप बताएंगे, या मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ है? मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा वो कैसे हाउस अरेस्ट है, उन्हें कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, कहाँ रखा हुआ है, उनके बच्चे कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, वो सारी बात आपके सामने रखेंगे। ये सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत, जिसके वाज़े तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए, इमरान खान कहते हैं। नंबर 2, नवाज शरीफ के केसेस माफ़ किए जाएं। और नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इस प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि जरदारी, नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ़ किया गया। याद कीजिए 1100 अरब के केसेस माफ़ किए गए हैं। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकलती। ताहम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल्स सामने आ जाते। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब इनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है।
इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बुरी तरह शिकस्त दी है। इसको कहते हैं ख़त्म शुद्ध। DGSPR साहब, आप ट्वीट करवाते हैं बहुत सारे सहाफ़ियों से ख़त्म शुद्ध कह के, सर ये होता है ख़त्म शुद्ध। ये अब आपके सामने सवाल रखें, जेल में कैदी जिसकी ज़िंदगी आपके कब्ज़े में है, जिसकी FIR तक आप नहीं होने देते, जिसके लोगों को अगर शहीद कर दिया जाता है उनकी FIR नहीं होने देते। सर, जो आपका दिल करता है वो करते हैं। हर चीज़ पर आप इस टाइम पाकिस्तान के कानून पर मुतलक हुए हैं। जजेस बेचारे बिलकते फिर रहे हैं कि हमारे कैमरे लगे हुए हैं, हमारी तबाही निकाल के रख दी है। जजेस जो है, आप कहते हैं आईनी फोरम पर जाएं, आईनी फोरम खुद बता रहा है कि हमारे साथ क्या किया गया है। सहाफ़ी जो है उन्हें नंगा करके फेंटा लगाया जाता है। अभी कल ही काशिफ अब्बासी साहब के शो पर सलमान अकरम राजा बात कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या हुआ है। और 8:42 पर ARY पर अचानक इश्तिहारात चलने शुरू हो गए और काशिफ अब्बासी साहब लापता हो गए ARY की स्क्रीन के ऊपर। ARY का एंकर वहां लापता हो गया। जाहिर है फिजिकली लापता नहीं हुए, वर्चुअली लापता हुए। मीन स्क्रीन पर इश्तिहारात चलने शुरू हो गए और फिर चिरागों में से रोशनी खत्म हो गई। काशिफ अब्बासी साहब दोबारा स्क्रीन पर नहीं आए क्योंकि जो बात हो रही थी वो आपको पसंद नहीं थी। आपकी नाक के नीचे सर, आपके इदारे ISPR ने और आपके मुल्का अदारों ने ARY को कह के वो बंद करवा दिया। जाहिर है ये मैं मुबैना तौर पर कह सकता हूं क्योंकि ARY ने मुझे लिख के तो नहीं बताया, जो सोर्सेज होते हैं वो ये चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं। और ये पूरे का पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सियासत PK से लेके तमाम लोगों ने ये खबर लगाई है और अब वो तमाम की तमाम जो ARY की ट्रांसमिशन है उसकी वीडियो भी सबके सामने है। तो आज जो इमरान खान ने आपसे सवालात पूछे और बताया है कि 1971 में सब कुछ क्या किया गया था, किस तरीके से एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उस वक्त मुल्क तोड़ा था, और आज तक हमें झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि वो सब कुछ भुट्टो ने किया था। बिल्कुल भुट्टो आलाकार थे, उतने ही आलाकार थे जितने आज नवाज शरीफ हैं, मरियम हैं, काकड़ हैं, जरदारी है। लेकिन इन बेचारों की क्या औकात है, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। तब भी सब कुछ आप कर रहे थे, तब भी आप ही की जिम्मेदारी थी, आज भी आप कर रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि फौज एक इदारे के तौर पर इमरान खान उनके खिलाफ है और इमरान खान उनके खिलाफ बयानियां बुनता है। तो नहीं सर, इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, इमरान खान फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इमरान खान उन चंद लोगों पर तनकीद करता है, उन चंद लोगों से डिफ़र करता है जो अपने सियासी मकासद के लिए इस पूरे इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इदारा हमारी शान है, जान है, और हम इस इदारे के साथ खड़े हैं। और ये पूरा इदारा भी हमें मोहब्बत करता है, हमारा एहतराम करता है। अगर आपसे जान की मान पाएँ तो काश आपको दिखा सके कि इस इदारे में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोग किस तरीके से हमसे मोहब्बत करते हैं और अपनी जान छिड़कते हैं। इसलिए आज इमरान खान ने जो आपसे सवालात पूछे हैं, अगर आप वाकई सच, आपने कहा था, मुझे पता आप कभी इनका जवाब नहीं देंगे, लेकिन आज जो इमरान खान ने आपसे सवालात पूछे, अगर आप एक का भी जवाब दे दें, एक का भी कुरान पर हाथ रख के जवाब दे दें, मैं उसके बाद वीलॉग करना छोड़ देता हूं। एक सवाल का भी जवाब दे दें तो कम अज़ कम मैं कम अज़ कम आपके ऊपर तनकीद करने से छोड़ दूंगा। आप एक सवाल का जवाब दे दें कि मिलिट्री के दस्तों ने मेजर शहरियार ने रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनकर किसके हुक्म पर इमरान खान को गिरफ्तार किया था, गिरेबान से पकड़ा था, बदतमीज़ी की थी, धक्के दिए थे, डंडे मारे थे, किसके हुक्म पर यह सब कुछ किया था, ये आप सिर्फ बता दें। कुरान पर हाथ रखकर आपने ये बताना है। आप बता दें तो मैं आप पर तनकीद उसके बाद नहीं करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।